बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया था और रेशो एनालिसिस की डिस्कशन चल रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 4 टाइप्स की रेशो एनालिसिस हैं। उनमें से पहली जो हम लोगों ने डिस्कस की वो थी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशो। आई होप कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप सबको अच्छे तरीके से क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने लगे हैं लिक्विडिटी रेशो। इसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसमें ना सिर्फ 2 रेशोज हमने कैलकुलेट करने, मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ 2 रेशोज कैलकुलेट करनी है। एक है करंट रेशो और दूसरी है क्विक रेशो। करंट रेशो एंड क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। अच्छा, करंट रेशो क्या है? हम लोग बेसिकली करंट रेशो में करंट एसिड्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। करंट एसिड्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसिड्स को अगर डिवाइड कर दिया जाए करंट लाइबिलिटीज के साथ, तो जो आंसर आता है उसे कहा जाता है करंट रेशो। सपोज हमारे पास 200 के हमारे करंट एसिड्स हैं इन टोटल, उसमें इन्वेंट्री भी शामिल है। टोटल करंट एसिड्स, इन्वेंट्री भी उसमें शामिल है। 200 के टोटल करंट एसिड्स हैं और 100 की हमारी लाइबिलिटीज हैं। तो 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। और रेशो में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 2:1। इट मींस दैट कि 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए मौजूद हैं। गॉट इट? तो ये कंपनी की बेटर पोजीशन है, ये बहुत अच्छी कंडीशन है कंपनी की कि उसके पास हमेशा ऐसी सिचुएशन हो कि एसिड्स की वैल्यू अपनी लाइबिलिटीज से ज्यादा होनी चाहिए। और जो बेटर रेशो हम लोग कंसीडर करते हैं ना इसमें, वो बेटर रेशो हमारे पास है 2:1। अच्छा, सपोज मैं अगर आपसे यहाँ पे ये कहूं कि भाई मेरे पास कंपनी में जो करंट एसिड्स हैं वो 300 के हैं और लाइबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं 100 रुपीज की, तो रेशो क्या बनेगी? 3:1। अब बजाहिर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे 3:1 इज बेटर देन 2:1। एम आई राइट? तो क्या ऐसी कंपनी जिसकी रेशो 3:1 हो, हम उसको कह सकते हैं कि उसकी करंट रेशो बेटर है? कह सकते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमने साथ में ये भी देखना है कि भाई अगर 300 के करंट एसिड्स हैं तो उन करंट एसिड्स में मौजूद क्या है। अब आप उन करंट एसिड में तो इन्वेंट्री भी ले रही हैं। हो सकता है कि उसने इन्वेंट्री बहुत ज्यादा अमाउंट में ली हुई हो, बहुत ज्यादा स्टॉक रखा हुआ हो सकता है कि उससे इन्वेंट्री सेल ही ना हो रही हो, उसने अपना पैसा बाउंड करके रखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में 3:1 इज नॉट बेटर देन 2:1। गॉट इट? तो इसी सिचुएशन से निबटने के लिए हम लोग चले गए क्विक रेशो की तरफ, जिसे एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री को इतनी जल्दी से हम लोग कन्वर्ट टू कैश नहीं कर सकते, उसके सेल होने का इंतजार करना पड़ेगा हमें। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ना करंट रेशो नहीं फाइंड करते, हम एसिड टेस्ट रेशो फाइंड करते हैं। और वो क्या है कि अपने करंट एसिड्स में से, टोटल करंट एसिड में से इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दो। और अगर किसी किस्म की कोई प्री पेमेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं तो उनको भी एक्सक्लूड कर दो और डिवाइड करो इसको लाइबिलिटीज के साथ। जब ऐसा आप करोगे और ये रेशो 1:1 के इक्वल आ जाए, मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास 1 रुपया मौजूद भी होना चाहिए, हम इसको बेटर रेशो कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, अगर ये 1.2:1 है तो और ज्यादा अच्छी बात है कि लाइबिलिटीज को सेटल डाउन करने के बाद भी आपके पास भी कुछ ना कुछ कैश बच जाता है। मेरी बात समझ आ गई? तो सिंपल सी, जब हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशो की, तो हमें लिक्विडिटी रेशो की बात करें तो हमें 2 रेशोज चाहिए, करंट रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो।
दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जरूरत है। अगर हम टोटल करंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री को डिवाइड कर दें करंट लायबिलिटीज के साथ तो कहलाएगी करंट रेशो। और अगर हम लोग अपने करंट एसेट्स इन टोटल उनमें से इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करते हैं, प्रीपेमेंट्स वगैरह को एक्सक्लूड करते हैं, और जो हमारे पास बन जाएंगे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारा कैश, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, और उनको अगर टोटल डिवाइड कर दें करंट लायबिलिटीज के साथ तो ये रेशो हमारे पास कहलाएगी क्विक रेशो। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेट रेशो। एक देखें हमारे पास ये लिक्विडिटी रेशो जिसे कहा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, दूसरी है डेट रेशो, और डेट रेशो क्या कहलाती है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। अभी हम लोगों ने बात की थी करंट लायबिलिटीज के साथ, अब बात करने जा रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के साथ। गॉट इट? तो अब बात कर रहे हैं डेट रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसमें हम लोग दो रेशोज ही डिस्कस करेंगे और उनमें हमारे पास हैं गियरिंग रेशो एंड इंटरेस्ट कवर रेशो। अब गियरिंग रेशो हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास होती है हमारी लॉन्ग टर्म लोन, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी, इसे हम लोग कहेंगे गियरिंग रेशो। क्या हमारी टोटल इक्विटी जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर हमारे पास हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज कितने परसेंट बनती हैं, उसे कहा जाता है गियरिंग रेशो। या फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए भाई, बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूं 10 लाख रुपए से, उसमें मेरे पास जो शामिल है वो 6 लाख रुपए है जो मेरा अपना पैसा है, और 4 लाख रुपए मैंने लोन के तौर पर लिया। तो जब बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात करूंगा तो इक्विटी के तौर पर 6 लाख रुपए रखा हुआ होगा और 4 लाख रुपए नॉन करंट लायबिलिटीज पे रखा हुआ है। लेकिन बिजनेस में इन टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ? देखो मेरा कैपिटल 6 लाख है, लेकिन बिजनेस में टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ? 10 लाख रुपए। कैसा नहीं है? तो कैपिटल इंप्लॉयड बेसिकली इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। कैपिटल इंप्लॉय के इन देखो नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन भी तो बिजनेस के लिए ही ले रहे होते हो ना, और वो बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट और जो लॉन्ग टर्म लोन आई है वो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस होती है, इसीलिए उसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब बात करेगा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आपने क्या याद रखना है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा देखो, गियरिंग रेशियो जब फाइंड कर रहे थे, मैं अपने वाले एग्जांपल पर आऊं तो मैं कहूंगा 4 डिवाइडेड बाय 6, 400,000 डिवाइडेड बाय 600,000, तो मेरे पास वैल्यू मिल गई 2/3, 2/3। क्या भाई 3 रुपए मेरे अपने हैं और 2 रुपए मैंने लोन के तौर पर लिए हुए हैं। अगर मैं इसको चाहूं तो वो बाकी रेशो या परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर सकता हूं। तो आंसर आ रहा था 67% अप्रोक्सीमेट से। क्या मतलब है? क्या भाई टोटल इक्विटी का 67% लायबिलिटीज भी मौजूद हैं। कि अगर मैं अपनी इक्विटी में से वो लायबिलिटी पे कर दूं तो रिमेनिंग मेरे पास 33% बचेगा। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर? अच्छा, फिर दूसरी रेशो हम लोग फाइंड कर रहे हैं जिसे कहा गियरिंग रेशो ही है, लेकिन हम इसको कभी फाइंड कर लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी पर, कभी हम इसको फाइंड कर लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। गॉट इट? अब कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास लोन है 4 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास 1 मिलियन का, 10 लाख रुपीज 1 मिलियन का। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली 40%, के टोटल कैपिटल का 40% नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। अब इसके लिए इसकी इंटरप्रिटेशन देखो, अ कंपनी इज सेड टू बी हाई गियरिंग
और हाईली लेवरेज व्हेन इट्स डेट कैपिटल एक्सीड्स इट्स शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। मतलब अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना, उसके मुताबिक मैं हाई गियर्ड और हाईली लेवरेज पे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज कम और कैपिटल ज्यादा है। कब ऐसा होगा? जब मेरा अपना 4 लाख रुपए होता और 6 लाख रुपए मेरे पास लोन के तौर पर होते, तो फिर मैं हाई लेवरेज फॉर्म में आ जाता। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? चले, अब इसके लिए क्या कहता है? कंपनी इज हाई गियर्ड व्हेन द गियरिंग रेशो इज अबाउ 100%। अगर आंसर आ जाए ना 1 पॉइंट समथिंग, तो आपने समझना है हाईली गियर्ड, हाईली लेवरेज कंपनी मौजूद है। मतलब उसकी लायबिलिटीज उसके कैपिटल से ज्यादा हैं। अगर पहला फार्मूला यूज करो तो 100% से ज्यादा हो, और अगर दूसरे फार्मूले पे जाओ और 50% से ज्यादा आ जाए, तो फिर भी हाईली गियर्ड आपकी कंपनी। बात समझ आएगी? सब बताऊं? किसी को प्रॉब्लम? चलें, गुड। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट कवर रेशो। देखिए भाई, इंटरेस्ट कवर रेशो उस टाइम फाइंड करेंगे जब नॉन करंट लायबिलिटीज ली हुई है। जब नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास मौजूद है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट के लिए आप लोगों ने देखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नहीं, इवन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपने बेसिकली इंटरेस्ट तो उसमें से पे करना है ना, तो आपने देखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट बनता कितना है, इंटरेस्ट पेएबल। अब सपोज मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 100 रुपीज का, और मैंने जो लोन लिया हुआ है ना, उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ एनुअल बेसिस पे, वो है 25। तो जैसे ही मैं 100/25 करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? 4। अब इसके साथ हम लोग लिखते हैं टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब मेरे प्रॉफिट में अगर मैं अगले 4 साल तक प्रॉफिट अर्न ना करूं, तो अगले 4 साल तक का इंटरेस्ट पे करने की सलाहियत मौजूद है। इसे कहा जाता है इंटरेस्ट कवर रेशो, कि मेरा प्रॉफिट अगले 4 साल के इंटरेस्ट को कवर कर जाएगा। गॉट इट? तो किस तरह कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब पेएबल इसीलिए लिखा क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अभी पे करना है हम लोगों ने, तो उसने कहा कि इंटरेस्ट पेएबल। बात क्लियर हो गई? किसी को प्रॉब्लम? कि जो भी इंटरेस्ट है हम अगले इतने साल तक पे करने की सलाहियत रखते हैं। तो आप देखें, और इस चीज को देखकर बैंक वालों ने आपको लोन देना होता है। यही वजह है कि वो आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं, कि वो ये देख सकें कि भाई फ्यूचर में लॉसेस के भी तो चांसेस हैं। अब अगर इसके बाद प्रॉफिट्स आ रहे हैं किसी एक साल के, तो इसके प्रॉफिट्स में कितना दम है कि अगर फ्यूचर में से लॉस भी हो गया तो हमारा इंटरेस्ट पे कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी of the company to meet its obligation to pay interest. Higher interest cover ratio is desirable for lenders, बैंक्स वगैरह उनके लिए हाई, अगर हमारे पास इंटरेस्ट कवर रेशो होगी तो वो उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर देखो, एन इंटरेस्ट कवर रेशो ऑफ लेस देन 3 टाइम्स इज कंसीडर्ड वेरी लो। इवन के डबल भी हो तो ये कोई अच्छी रेशो नहीं है। 3 टाइम्स भी मतलब बस नॉर्मल सी है। बेसिकली 3 टाइम्स से ज्यादा होनी चाहिए, और फिर जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, क्या कुछ डिस्कस किया आज हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या फिर लिक्विडिटी रेशो। उसमें कौन कौन सी रेशोज हम लोगों ने देखी? करंट रेशो एंड
क्विक रेशो। करंट रेशो कैसे फाइंड करेंगे? करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो कैसे फाइंड करेंगे? करंट एसिड्स माइनस मोस्टली केसेस में इन्वेंटरीज होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशो आ जाएगा। फिर हम लोग चले गए डेट रेशो की तरफ, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी। अब देखो नाम से जाहिर हो गया कि लॉन्ग टर्म है, तो भाई मतलब मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज पर जाना है, तो भाई गियरिंग रेशो फाइंड करनी है। गियरिंग रेशो दो तरह से फाइंड हो सकती है। एक तो नॉन करंट लायबिलिटी आएगी न्यूमरेटर के तौर पर, डिनोमिनेटर में फर्क है कि डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ कैपिटल लिखो या फिर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज लिखो, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलराइट, गियरिंग रेशो आ जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट कवर। कैसे आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पे, और जितना ज्यादा ये होगा उतना ही बेटर कंसीडर होता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, थ्री टाइप्स ऑफ रेशोज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं: वर्किंग कैपिटल रेशो, लिक्विडिटी रेशो एंड डेट रेशो। अब लास्ट वन हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अच्छा भाई, अब कोई मसला नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को समझ कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप लोगों की ना एक सेंस बन चुकी है रेशोज के हवाले से। इवन के आप लोगों को रेशो का नाम खुद बता रहा होगा कि अभी फार्मूला कौन सा बताएगा। अब यहां पर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रेशोज हैं। आपने एटलीस्ट 5 डिफरेंट रेशो याद करके रखनी है कि इन क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपने एनी 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बताए, तो आप उसको बताने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली जो हमारे पास रेशो आ रही है ना, देखिए भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मतलब प्रॉफिट तो आएगा हर हाल में, लेकिन वो प्रॉफिट की रेशोज किस चीज पर कैलकुलेट करनी है? वो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉन करंट एसेट्स भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट्स भी हो सकता है। तो वो आपको बताता जाए कि आपने कौन सी रेशो फाइंड करनी है। जैसे सबसे पहली बात आ गई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई जो मैंने अपने बिजनेस पे 10 लाख रुपए लगाया था, 6 लाख नहीं लगाया, बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो जो उसमें से मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, मैं ऑन द बेसिस ऑफ 6 लाख नहीं देखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ 10 लाख देखूंगा जो मैंने बिजनेस को दिया इन टोटल। तो 10 लाख रुपए लगाने पर मुझे टोटल बेनिफिट कितना हुआ, उसकी परसेंटेज क्या कहलाएगी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। गॉट इट? तो इसके लिए अब बात ये आती है कि भाई रिटर्न कौन सा। अब मैंने जब बात कर दी कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो क्या उसमें नॉन करंट लायबिलिटी आनी गई? तो नॉन करंट लायबिलिटी वालों को क्या मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा? तो भाई इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं कर लेना पहले? तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं उठाना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उठाना है। ओके, जिसमें डिवाइड करना है ना, उसका रिटर्न रखना है ऊपर। तो आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं ले सकते कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। क्या लेंगे आप लोग? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ज्यादातर मसले इन्हीं चीजों का आता है कि न्यूमरेटर में बेसिकली, अब बच्चे को ये पता है प्रॉफिट आएगा, लेकिन भाई कौन सा आएगा? देखो भाई, अपने पैसे पर तो मैं डिविडेंड लूंगा, तो वो तो वैसे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से नहीं आ सकता, टैक्स पे करने के बाद आएगा। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज वालों को क्या डिविडेंड दूंगा क्या? तो इंटरेस्ट को रखो भी प्रॉफिट, अभी डिडक्ट ना करो। तो जब इंटरेस्ट रखेंगे तो प्रॉफिट क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एनी प्रॉब्लम? सब बच्चों को क्लियर हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है आपके पास? हाँ जी, इक्विटी या कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म। इन केस अगर कभी क्वेश्चन में ये चीज ना गिवन हो, तो भैया अकाउंटिंग इक्वेशन का सहारा ले लेना। जब हम लोगों ने कहा था कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज,
तो मैं ऐसा कर नहीं सकता कि एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप लोग इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, एसेट्स लेस, अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं आना है, तो टोटल लायबिलिटीज नहीं माइनस करनी। देखो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एम आई राइट? तो अगर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट रेशो क्लियर हो गई। किसने ज्यादा बेहतर होना है? एक कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 10%, दूसरे का आ रहा है 15%। अंडरस्टूड है, हायर इज बेटर। गॉट इट? इंटरप्रिटेशन देखो, a higher return on capital employed indicates more efficient use of, जितना अच्छा रिटर्न होगा मतलब हम लोगों ने उतनी अच्छे एफिशिएंसी दिखाई और हमने अपने कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी हायर देन द कंपनीज कैपिटल कॉस्ट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? बात सुनिएगा, था बड़ा प्यारा पॉइंट है भाई। मैंने 100 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया और वो 100 रुपया मेरा अपना था और बिजनेस ने मुझे उस पर 8% का रिटर्न दे दिया, मतलब मुझे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। टोटल 108 रुपए मुझे मिले, उसमें से 100 तो मेरा अपना था। रिटर्न कितने का मिला? 8 रुपए का रिटर्न मिल गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, आई एम सेटिस्फाइड। एनी प्रॉब्लम? दूसरी सिचुएशन सुनो, बिजनेस वही 100 रुपए से शुरू हुआ, रिटर्न भी वही 8% आया, लेकिन पैसा अपना नहीं था, मैंने लोन लिया। गॉट इट? लेकिन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो 10% था। अब बजाहिर बिजनेस में रिटर्न है, प्रॉफिट है, लेकिन मैंने बैंक वालों को 110 रुपए पे करने हैं साल के बाद और मुझे मिल रहा है 108 रुपए, तो क्या मुझे लॉस नहीं हो गया बेसिकली? तो इसलिए उसने कहा है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड होना चाहिए वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि वो जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे ज्यादा होना चाहिए। अब अगर देखो 8% मुझे रिटर्न मिलेगा, मैं तो लॉस में हूं, लेकिन अगर वही 100 रुपया मुझे 115 रुपए बना कर दे, 15%, उसमें से मैं 110 बैंक वालों को दे दूंगा विद बंडल ऑफ थैंक्स और 5 रुपए अपने पास रख लूंगा। अब बिल्कुल ठीक बात है। गॉट इट? इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि भैया 8% का तो प्रॉफिट है, भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो आप प्रॉफिट में नहीं है, आप बेसिकली लॉस में मौजूद हैं। डन? नेक्स्ट, द हायर द रेशियो द बेटर इट इज। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट रेशियो कवर हो गई। मेरे ख्याल से तो आप सबसे पहले इसको जाके लिख सकते हैं अगर आपसे कभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछे तो, हो सकता है ना? अच्छा, फिर आ गया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल। अब उसने कहा है कि ये छोड़ो कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे जाए, हम अपने सिर्फ कैपिटल पे जाते हैं। वो जो 6 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था, अगर मैं उसके मुताबिक देखूं तो भाई मुझे कितनी अमाउंट मिल रही है। लेकिन अब यहां पे देखो इक्विटी में आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देखा कि काफी सारी चीजें आ रही थी, उसमें आप लोगों के पास आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी तो मौजूद थे। अच्छा, अब जब बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल समझ लें, रिटर्न ऑन इक्विटी समझ लें इसको, तो कौन सा प्रॉफिट लेना चाहिए? अब वो जो इक्विटी होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाएंगे? क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाएंगे। अच्छा, उनमें से भी अगर किसी किस्म का कोई प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है तो माइनस करेंगे, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स को तो नहीं मिल रहा, या शेयर होल्डर से मुराद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, तो आप लोगों ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी। मुझे लग रहा है ये चीज कहीं पे हमने पढ़ी है, कहाँ? ईपीएस ही तो है, अर्निंग पर शेयर। ऑलराइट, अर्निंग पर शेयर को ही वो क्या कह रहा है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल, मतलब ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ऊपर क्या था? ROCE, कैपिटल इंप्लॉयड। ये क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी में क्या करना है? जब इक्विटी में जब हम लोग जाते हैं ना,
तो हम हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ जाते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी एवरेज शेयर होल्डिंग। ऑलराइट, मेरे ख्याल से तो ये भी लिखी जा सकती है आराम से। ईपीएस भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का भी हमें पता चल जाता है, हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ना ये बात? चले शाबाश, गुड। और वो आपको बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी इक्विटी में एक तो आपके रिजर्व्स आ जाएंगे, दूसरा आप लोगों का शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स। अब ये बात आती है रिटर्न ऑन एसेट, और ओ ए बन जाएगा। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको याद है जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कर रहे थे, तो जो भी अपने नॉन करंट एसेट्स को परचेज या सेल करते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता था, इसलिए इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपने नॉन करंट एसेट्स के साथ किया। अच्छा, अब यहां पे डिपेंड करता है कि वो रिटर्न, रिटर्न से मुराद तो प्रॉफिट है, न्यूमरेटर में तो प्रॉफिट आ जाएगा। बात यह है कि बेस किसको बनाना है। अब हमने बात कर दी एसिड की, तो एसिड दो तरह के हैं, नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स। अब ये नॉन करंट एसिड्स पर रिटर्न चाहिए या टोटल एसिड्स पर चाहिए, तो आप दोनों डिनोमिनेटर में जाके चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसिड एंड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आपको बता देगा कि ये एसेट्स आपने कौन से लेने हैं। अदरवाइज हम लोग देखें, इट मेजर्स द रिटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल एसेट्स, हाउ विल द एंटिटी कैन कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इनटू प्रॉफिट्स। एसेट में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसको प्रॉफिट्स में कितने अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारे एसिड का ना इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। एसिड ने थोड़ी कहा है कि भाई हमें उधार पर ले लो, एसिड ने थोड़ी कहा है कि भाई तुम जाकर लोन ले लो, नहीं ना। तो भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसिड या टोटल नॉन करंट एसिड। गॉट इट? अच्छा, जहां पर आ जाए एम्बिग्विटी, उस रेशो को छोड़ देना। अगर आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से कोई सी पांच लिखनी है, तो जरूरी नहीं है कि फिर आप इस चक्कर में पड़ो कि बाद में वो आपको इसलिए गलत कर दे कि आपने नॉन करंट एसिड क्यों लिखे हैं, टोटल लिख लो। आपने टोटल क्यों लिखे हैं, नॉन करंट आने से। तो जहां पर आ जाए ना इम्बिग्विटी, वहां पर छोड़ दें। और इन केस अगर वो आपसे पूछ ले, तो पॉइंट आ जाए तो आपने ये रेशोज बतानी है, और उसमें आ जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह से फाइंड करके दें। टोटल एसिड को भी बेस बनाकर फाइंड करके देना, और नॉन करंट एसिड को भी बेस बनाकर फाइंड करके देना, और साथ में फार्मूलाज भी लिखना, सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखना, फार्मूलाज भी साथ में लिखना। डन। नेक्स्ट वन इज रिटर्न प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। अब देखो भाई, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। अब देखो समझ आ रही है बात की, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, कि टोटल सेल्स का कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न करता हूं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे मार्जिन की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, कि कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है। तो मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स नहीं होता था, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, अब देखो भाई कौन से प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए। तो हमारे पास तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद है, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मौजूद है, हमारे पास हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मौजूद है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, इसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो जब आपसे बात करेगा ना कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। जब बात करेगा ना नेट प्रॉफिट रेशो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। और जब बात करेगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? चले, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आ जाती है कॉस्ट टू सेल्स रेशो। तो अब कॉस्ट के लिए देखो,
कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशो है, या कौन सी कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट रेशो है, या किसी किस्म की कोई और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रेशो है, तो आप लोगों ने उसके मुताबिक चले जाना है। अब अगर बात करता है कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। एडमिन कॉस्ट रेशो की बात करता है तो एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। उनके परसेंटेजेस बन गई हैं। एनी इशू? ऑल क्लियर? चले, और ये तमाम रेशोज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बतानी है, तो इसलिए हर किसी के साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 हम लोग जाके लिखते रहेंगे। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जितनी भाई हमारे पास, ये देखें अब जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में जहां पे प्रॉफिट आ रहा है तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। तो कॉस्ट के लिए अगर रेशोज आ जाएं तो लोअर इज द बेटर। ऑलराइट, जितनी कॉस्ट कम रखेंगे उतनी ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वन इज सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, और इसे कहा जाता है एसेट टर्नओवर रेशो। आपने ये सेकंड नेम जरूर याद रखनी है। अब से यूज कर लेता है एसेट टर्नओवर रेशो। अच्छा, क्या एसेट टर्नओवर रेशो या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, वैसे फार्मूला जहन में आ नहीं है जैसे कि कहा सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। गॉट इट? ये आंसर मिलेगा आपको एसेट टर्नओवर रेशो का। अच्छा, इसके साथ ना उसने एक लिंक जोड़ कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। वो क्या कहता है? कहता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने पढ़ा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? बताना जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड था, हाँ जी, क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलराइट, कहते हैं ये इक्वल टू है किसके? सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। सेल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। अब प्रॉफिट टू सेल्स, तो ये कौन सा प्रॉफिट? तो मोस्टली हम लोग जाके लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू, अब आप लोगों ने ये भी बढ़िया है ना, प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। तो आप लोग खुद देखें, अगर मैं सेल्स को सेल्स से कैंसिल कर दूं तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज इक्वल टू ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल। अच्छा, अक्सर ये लिंक हम लोग यूज कर लेते हैं कि डाटा नहीं होता है सच, तो आपने ये बात अब याद रखनी है। ऐसा होगा कि आपको सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो मिल जाएगी, जो भी आंसर हो, मतलब ये नहीं अलग अलग वैल्यूज नहीं है, आपको सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों को प्रॉफिट टू सेल्स रेशो मिल जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? इन तीनों में से कोई सी दो रेशोज गिवन होंगी, थर्ड वन फाइंड की जा सकती है। तो हमेशा याद रखना कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, हाँ जी, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट टू सेल्स। और ये प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज एनुअल ग्रोथ इन सेल्स। कोई मसला नहीं है। कहता है कि आप लोगों ने देखें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया था, उसमें सेल्स के दरमियान चेंज फाइंड किया था, वही तो बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये देखो ना कि सबसे पहले किस दोनों की सेल्स के दरमियान डिफरेंस, मतलब करंट ईयर सेल्स माइनस बेस ईयर सेल्स। अब इसको हमने आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो डिवाइडेड बाय बेस ईयर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100।
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम लोग बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल वैसा हमारे पास आ गया। परसेंटेज एनुअल ग्रोथ इन सेल्स, तो चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? पॉजिटिव आंसर तो ग्रोथ, नेगेटिव आंसर तो डिक्लाइन हो जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन सी रेशियोज आपने डिस्कस की? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट्स, ऐसे ही था देखो, तीन तो ये हो गई ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट। जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जब रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मोस्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट वो कर देंगे। तीन रेशोज ये हो गई। फिर प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स रेशो हो गई। फिर कॉस्ट टू सेल्स रेशो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स आ जाएंगे। एडमिन कॉस्ट टू सेल्स रेशो के लिए एडमिन कॉस्ट टू सेल्स आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल्स आ जाएंगे। हो गई बात क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा एट द एंड? एसिड टर्नओवर रेशो। एसिड टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम हमारे पास क्या था? सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब ये क्या थी हमारे पास? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हम लोगों ने एक लिंक शेयर किया, क्या कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट टर्नओवर रेशियो कहेंगे ना, एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। गॉट इट? एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो उसके लिए चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स, और आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी कंप्लीट हो। एनी प्रॉब्लम? हम लोगों ने तमाम तर रेशियोज के जो पॉइंट्स थे और उनसे रेलिवेंट जो फार्मूलाज थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। साथ में ये कुछ लिमिटेशंस हैं रेशियो एनालिसिस के हवाले से, जैसा कि हम लोग हिस्टोरिकल डाटा यूज कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल वर्सेस करंट कॉस्ट, इन दोनों में फर्क आ रहा होता है कि प्रीवियस कॉस्ट में और करंट कॉस्ट में भी डिफरेंस होता है। फिर कुछ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से भी प्राइसेस में चेंज हो रहा होता है। कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं, कि प्रीवियस ईयर में हमारे एस्टिमेट्स कुछ और थे और इस साल हमारे एस्टिमेट में चेंज आया, तो रिजल्ट्स में भी लाजमी बात है चेंज आएगा। उसकी वजह लिमिटेशंस हैं रेशो एनालिसिस की, कि हमारे पास ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से रेशो एनालिसिस भी हमें एक बेटर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होता। फिर आया बिजनेस की कंडीशन वगैरह, पिछले साल बिजनेस की कुछ और कंडीशन थी, इस साल बिजनेस की कंडीशन उससे ज्यादा अच्छी भी हो सकती है, उससे वर्स्ट भी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी सेल्स भी मुतासिर होंगी, प्रॉफिट्स भी इफेक्ट होंगे, तो उन चीज़ों को भी देखा जाता है। फिर इंटरप्रिटेशन, एक चीज़ को मैं किसी और एंगल से इंटरप्रेट करूंगा, लेकिन उसी चीज़ को कोई और पर्सन, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ के ऊपर है, तो वो किसी और एंगल से इंटरप्रेट करेगा, तो इंटरप्रिटेशन के मसले हैं। फिर कंपनी की स्ट्रेटजी वगैरह क्या होती है, उसके उस तरह से हमारे पास ये लिमिटेशंस वगैरह मौजूद हैं। फिर ये आया हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, तो ये मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्टडी टेक्स्ट पर। जैसे ही स्टडी टेक्स्ट पे जाएंगे तो भाई फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों के पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मौजूद हैं, इजीली आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं, तमाम तर फार्मूलाज बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आप लोगों की वो एक होम असाइनमेंट है, क्या आपने उन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अच्छे से पढ़ना है, फार्मूलाज को देखना है, उसके थ्योरी पॉइंट्स को जरा रीड करना है, और जो साथ साथ छोटी छोटी एग्जांपल्स गिवन है आपने उनको सॉल्व करते जाना है। और साथ ही लिक्विडिटी रेशो आ गई आपके पास, सॉल्वेंसी रेशो, इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, इनके कॉमेंट्स को जरूर पढ़ना है, क्योंकि अब जो आई कैप का रुझान है ना वो सिर्फ कैलकुलेशंस की तरफ नहीं है, उनके कमेंट्स के ऊपर है। तो भाई आप इसकी इंटरप्रिटेशन मुझे बताओ
कि आप इसको कैसा इंटरप्रेट करोगे। आपकी नजर में ये कंपनी बेटर है या नहीं है, कैसे बेटर किया जा सकता है, तो उसकी डिस्कशन वगैरह हो रही होती है मोस्टली। तो ये कमेंट्स वगैरह यहाँ से पढ़कर आपको आइडिया होगा कि आपने एग्जाम में किस तरह से जाके इसको लिखना है। ऑल राइट। फिर सॉल्वेंसी रेशो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। तो सॉल्वेंसी रेशो में ये गियरिंग रेशो आ गए, इंटरेस्ट कवर रेशो। मतलब मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स में ना आपका ये पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है कि जब आप लोगों के इंशाल्लाह एग्जाम्स होने लगेंगे तो आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना हो ना, तो जस्ट मेरे नोट्स उठा के उनको रिवाइज कर, तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑन रेशोज, इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑन रेशोज वगैरह की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए भाई, जैसे ही रेशो फाइंड करते हो तो आपको पता है रेशो के लिए आपको न्यूमरेटर भी चाहिए और डिनोमिनेटर भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी अमाउंट के साथ न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा होता है, डिनोमिनेटर भी उसी अमाउंट से इंक्रीज हो रहा होता है। कभी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर में तो चेंज आता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आता। कभी ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में चेंज आता है, न्यूमरेटर में नहीं आता। और कभी ऐसा होता है कि भाई दोनों में चेंज तो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के साथ है, तो आपकी रेशो एनालिसिस चेंज हो सकती है। उसके लिए ना उसने ये तीन कंडीशंस आपको बताए हैं। वो तीन कंडीशन क्या है? कहते हैं इंक्रीज इन न्यूमरेटर will increase the measure of ratio and decrease in numerator will decrease the measure of। कहते हैं अब देखो डिनोमिनेटर की बात नहीं की, मतलब मैं डिनोमिनेटर को सेम रख, मेरे पास आप ऐसे समझ लें जैसे करंट रेशो में फाइंड करने के लिए गया। करंट रेशो के लिए मेरे करंट एसेट्स हैं 100 रुपए के, करंट लाइबिलिटीज है मेरी 50 रुपए की, तो मेरे पास रेशो का आंसर क्या आएगा? 2:1। गॉट इट? गॉट इट। लेकिन मैंने अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज कर दिया, लाइबिलिटीज सेम है लेकिन मैंने अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज कर लिया। किस तरह? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्या लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन कैश इंक्रीज हो चुका है, एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। गॉट इट? आ गए ना चेंज? ये चीजें आपने सोचनी है। नॉन करंट एसेट मैंने सेल कर दिया, नॉन करंट एसेट कम होगा लेकिन करंट एसेट तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि कैश आ जाएगा। क्या लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई ऐसी सिचुएशन में अब मेरा ना न्यूमरेटर इंक्रीज कर जाएगा, और न्यूमरेटर हो गया 100 से 150, चाहे पे लाइबिलिटी तो वही 50 की ही है, तो रेशो देखो इंक्रीज नहीं हो गई। तो यही बात उसने कही थी, इंक्रीज इन न्यूमरेटर विल इंक्रीज द रेशो। और अगर मैं इसका उलट करूं, क्या भाई 100 के मेरे पास एसिड्स हैं, साथ में मेरे पास लाइबिलिटीज 50 की मौजूद थी, करंट रेशो मेरी बन रही थी 2:1, लेकिन मैंने उसमें से ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स कर ली, करंट एसिड कम होंगे लेकिन लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? मैंने नॉन करंट एसिड परचेज कर लिया, अब टोटल एसिड पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन भाई करंट एसिड पे तो फर्क है ना, कि मेरे कैश कम हुआ और वहां से नॉन करंट एसिड इंक्रीज हो गया, तो डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन सॉरी न्यूमिनेटर कम हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में कोई फर्क पड़ा। लेकिन अगर इसी को मैं लेकर आ जाऊं कि 30 रुपीज का डिक्रीज आ गया था मेरे करंट एसिड्स में, तो वो आंसर मेरे पास बनेगा 70/50। तो क्या मेरे पास आंसर 1.4 नहीं आ जाएगा? तो क्या रेशो कम नहीं हो गई? तो यही बात उसने बताई है आपको। अब जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल्स दी हैं, आपसे वो सिचुएशन पूछ सकते हैं कि भैया आपकी ना करंट रेशो में इंक्रीज आया है, तो बताओ करंट रेशो में इंक्रीज की रीजंस कौन कौन सी हो सकती? तो आपने फौरन से सोचना है कि भाई करंट रेशो में अगर इंक्रीज है तो बेसिकली करंट रेशो क्या है। तो आपके माइंड में आ गए करंट एसेट्स एंड, अब आपने उसको इंक्रीज करना है। तो एक होता है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो, रेशो इंक्रीज हो जाएगी। न्यूमरेटर कैसे इंक्रीज होगा? कैश इंट्रोड्यूस करवा दो, आप क्या तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ओके, या इश्यूएंस ऑफ न्यू शेयर्स, गॉट इट, या अपने नॉन करंट एसेट को सेल कर दो। ऑलराइट। और अगर आपसे कहे करंट रेशो में डिक्रीज आ गया है, और बताओ कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो डिक्रीज आया है तो मतलब भाई मेरे करंट एसेट को कम कर दो। गॉट इट? कैसे कम कर दो? ड्राइंग्स करवा लो, डिविडेंड पे कर दिया,
ड्राइंग्स करवा दो, नॉन करंट एसेट परचेज कर दो। बात समझ आ गई? लेकिन लाइबिलिटी में चेंज नहीं है, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसे लाइबिलिटीज इफेक्ट ना हो वो कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, जब आप कहते हैं ना कि करंट एसेट में इंक्रीज, जरूरी नहीं न्यूमरेटर में इंक्रीज आए, डिनोमिनेटर में डिक्रीज भी करंट एसेट में इंक्रीज ला सकता है। क्या? डिनोमिनेटर में डिक्रीज करंट एसेट्स में, मतलब करंट रेशो में इंक्रीज लाएगा, और डिनोमिनेटर में डिक्रीज इंक्रीज लाएगा, और डिनोमिनेटर में इंक्रीज रेशो में डिक्रीज लाएगा, रिवर्स चलेगा। न्यूमिनेटर साथ साथ चलता है, डिनोमिनेटर रिवर्स में चलता है। क्या, अगर आपने करंट रेशो को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दो, करंट रेशो को डिक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दो। अब लाइबिलिटीज के बारे में सोचने लग जाना कि लाइबिलिटीज को अगर मैंने कम करना है, क्या क्या करूं? लाइबिलिटीज को कम करना है मैंने, क्या करूं? पे कर दूं। भाई जब मैं पे करूंगा तो एसेट्स भी कम होगा, लाइबिलिटी भी कम होगी सेम अमाउंट के साथ। ऐसे ना पे करो, पे करो लेकिन नॉन करंट लोन लो, लॉन्ग टर्म लोन, और अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर दो, है एसिड इंक्रीज नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर। है, नहीं होंगी, क्योंकि जितना लोन लिया उससे लाइबिलिटी खत्म कर दिया, एसिड पे तो फर्क ही नहीं पड़ा। बेटा लॉन्ग टर्म लोन लिया 100 रुपए का, और 100 की ही लाइबिलिटी थी, करंट लाइबिलिटी कम हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, एसिड को तो फर्क ही नहीं पड़ा। रेशो होगी मुतासिर, रेशो को तो इफेक्ट डालना है रेशो में, लेकिन साथ में ये भी देखना है ना इफेक्ट डालना किस तरह से है। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर रेशो को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज करो। मेरे पास डिनोमिनेटर कौन है? करंट लाइबिलिटीज को डिक्रीज करो, मुझे बाकियों से क्या फर्क हो? ओके। अच्छा, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है, अपना नॉन करंट एसिड जाके दे दो जिसके पैसे देने थे। क्या ख्याल है? अच्छा, नहीं समझ आई? नॉन करंट एसिड जाकर उसी को दे दो ना जिसको पैसे देने थे, लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी? वहां से नॉन करंट एसिड खत्म होगा, करंट एसिड को फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। आप जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी करवा दो, कि बिजनेस ओनर बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने चला गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वहां से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बात नहीं समझ आ रही? ओके हो गई? तो अब देखो सेकंड पॉइंट, कहते हैं इंक्रीज इन डिनोमिनेटर विल डिक्रीज द मेजर ऑफ रेशो, एंड द डिक्रीज इन डिनोमिनेटर विल इंक्रीज द मेजर ऑफ रेशो। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर है बातें? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द इक्वल अमाउंट। जितना न्यूमरेटर में इंक्रीज है, डिनोमिनेटर में भी उतनी ही अमाउंट का इंक्रीज लेकर आओ। विल इंक्रीज द लोअर साइड ऑफ द फ्रैक्शन बार मोर प्रोपोर्शनेटली, सिमिलरली डिक्रीज इन न्यूमरेटर and denominator by equal amounts will decrease the lower side of the fraction bar more proportionately। पहले दो पॉइंट्स के अंदर ना वो सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज ला रहा था, ऐसे ही था ना? तो उसने हमें क्या बताया कि अगर भाई सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आएगा ना, तो जो चेंज न्यूमरेटर में होगा वही रेशो पर आएगा, और अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो जो चेंज डिनोमिनेटर पर होगा उसका रिवर्स रेशो पर आएगा। ये बात समझ आ गई? और एग्जाम्पल भी समझ आ गई? अच्छा, अब देखते हैं, कहते हैं जैसे मैं अभी आप लोगों को एक प्यारी सी एग्जाम्पल दे रहा था, कौन सी भला? किसी को डाउट? ये मैंने करंट रेशो लिखी है, एम आई राइट? अब क्या करना है,
अब मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई, मेरे रिसीवेबल ने मुझे अमाउंट पे कर, बताओ मेरे रेशो, करंट रेशो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मेरा एक रिसीवेबल था और उसने मुझे अमाउंट पे कर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेरी करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। शाबाश, गुड। भाई रिसीवेबल भी तो करंट एसेट है और कैश भी करंट एसेट है। रिसीवेबल कम हुआ है लेकिन उतनी अमाउंट से कैश तो बढ़ गया है, तो मेरे न्यूमरेटर में फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये होता है एक्टिव माइंड होकर बैठना। ऑलराइट, कि एग्जाम में भी आपने ऐसे बैठना है, तो आपने अपने माइंड को सेट नहीं कर देना कि कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी तो इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कोई ट्रांजैक्शन का नहीं पड़ता इफेक्ट। तो इस वजह से आपने इस चीज को अच्छे तरीके से नोट कर। फिर अगर यहां पर देखें, अब हम चेंज लेकर आ, मेरी एक लायबिलिटी थी, मैंने पे कर दी। मेरी एक लायबिलिटी थी और मैंने पे कर। हाँ जी, आप बताओ। सपोज के 20 रुपीज के साथ एक लायबिलिटी थी, या 25 कर लेते हैं, चले 25 रुपीज के साथ मेरी एक लायबिलिटी थी, मैंने पे कर दी। तो बेटा मेरे करंट एसेट्स में भी तो चेंज आएगा ना। जो 100 रुपीज के थे, मैंने 25 रुपए इसमें से निकालने हैं, और जो पहले मेरे पास 50 रुपए की लायबिलिटी थी, उसमें से भी 25 कम हो जाने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बाय। और आंसर क्या आया? हाँ जी, ओके, ओके बात। अच्छा, अब क्या किया मैंने? मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल अमाउंट का डिक्रीज लेकर आया हूं। ऑलराइट। अच्छा, अब जरा यहां पे देखो, इनके अगर रेशोज की बात करें, 2:1 = 50%। ऐसे ही है ना? 2/1 कर दूं तो ऐसा नहीं है जैसे 50%, मतलब ये बेसिकली 200% बन जाएगा। और ये 3/1 करूं तो ये 300% बन जाएगा, कि मेरे एसिड्स की वर्थ एज कंपेयर टू मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी। इसने क्या कहा? बाय इक्वल अमाउंट विल डिक्रीज द लोअर साइड ऑफ द फ्रैक्शन बार मोर प्रोपोर्शनेटली। लोअर साइड ऑफ द फ्रैक्शन बार, तो लाइबिलिटी कम नहीं थी, तो लाइबिलिटीज और कम हो गई, लेकिन मेरे एसिड्स की वर्थ स्ट्रांग हो गई है। उन लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए, पहले 1 रुपए की लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए मेरे पास 2 रुपए मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल इक्वल अमाउंट से दोनों को डिक्रीज किया, तो लाइबिलिटी कम थी, तो उसने कहा था फ्रैक्शन की जो कम साइड होगी वो ज्यादा डिक्रीज होगी, डिक्रीज मोर प्रोपोर्शनेटली। तो ऐसी सिचुएशन में देखो कि 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए अब मेरे एसिड्स 3 रुपए मौजूद हैं। ऐसा नहीं है? बात समझ आ गई सब? समझ, इसी का वॉइस वर्सा। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एग्जाम्पल में ना, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, अक्सर रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। क्या कहता है? स्टेट द इफेक्ट, क्या इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर्स, मतलब 1 2 3 4 5, पांचों के बारे में बताना है, ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशोज। भाई मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो उठाई है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का इंपैक्ट ट्रांजैक्शन 1 के लिए भी बताऊंगा, कि अगर ये ट्रांजैक्शन 1 हो जाए तो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में इंक्रीज है, डिक्रीज है, क्या नो है। बस जी, इन तीनों में से कोई सी एक चीज मैंने बतानी है। फिर मैं सेकंड ट्रांजैक्शन पर आऊंगा और ग्रॉस प्रॉफिट पर सेकंड का इंपैक्ट भी बताऊंगा। मतलब हर रेशो का इंपैक्ट, हर रेशो पर इंपैक्ट इन पांचों ट्रांजैक्शंस के लिए बताऊं। तो बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आई थी कि बेसिकली सॉल्यूशन करना क्या है, तो यहां पर क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब वो किसी एक ट्रांजैक्शन को देखते थे, बस उसका इंपैक्ट किसी एक रेशो पर डाल देते थे। आपने एक रेशो उठानी है और पांचों ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट उसके ऊपर बताना है। इसका सॉल्यूशन बनना था कुछ इस तरह। क्या हमने एक रेशो उठाई, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, देखो साथ में उसने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल। अब जैसे ही फार्मूला आ गया, आपने पहली ट्रांजैक्शन देखी,
पहली ट्रांजैक्शन देखोगे और देखना क्या उस पहली ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मेरे ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स पे कोई इंपैक्ट जा रहा है। आंसर हो यस, तो मींस दैट इंक्रीज या डिक्रीज आए। फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट है या सेल्स पर है या दोनों पर है। तो उसके मुताबिक मैं जाकर देखूंगा कि मैं इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं या नो इम्पैक्ट लेकर आऊं। मेरी बात समझ आ गई? फिर आप सेकंड रेशो पर जाओगे तो इसका ये फार्मूला है हमारे पास। फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में देखोगे, इंक्रीज डिक्रीज या नो इम्पैक्ट। जैसा कि मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखता हूं, क्या है? पे balances of a major supplier from bank overdraft, from bank overdraft। फिर क्या हुआ? फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। अच्छा, ये 5% डिस्काउंट वाली बात ना होती तो सिचुएशन कुछ और थी। क्या था उससे पहले कि बस लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी ने लाइबिलिटी को खत्म कर दिया। तो एक लाइबिलिटी खत्म हुई लेकिन दूसरी तो इंक्रीज हो गई है ना। ओके। अच्छा, दूसरी फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के इंक्रीज होने से लाजिम बात है फिर बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करता है लेकिन वो इंटरेस्ट मेरे नेट प्रॉफिट को हिट करता, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को हिट ना करता और ना मेरी सेल्स पे कोई फर्क पड़ता। लेकिन जैसे ये डिस्काउंट आया है ना, तो आपको पता है कि मेरा सप्लायर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट रिसीव। नहीं समझ आई? 5% का डिस्काउंट अवेल कर रहा हूं ना अपने सप्लायर से, तो डिस्काउंट रिसीव ना हो गया। डिस्काउंट रिसीव का कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनता। तो जैसे ही डिस्काउंट रिसीव करूंगा परचेजेस कम हो जाएंगी, परचेजेस कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो गया। नहीं समझ आई बात? तो जब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, क्या सेल्स पे कोई फर्क पड़ा? न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, तो पहली ट्रांजैक्शन की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इंक्रीज कर जाएगी। आपने सिंपली जाके लिख देना था इंक्रीज करेगी, बस ये इसका आंसर। गॉट इन? अच्छा, फिर जब नेट प्रॉफिट की बात है, भाई जितनी अमाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अच्छा, अब जरा बात सुनो, बात सुनो। क्या कहता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू सेल्स। तो अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज। डन। थर्ड रेशो कौन सी थी? करंट रेशो। अच्छा, करंट रेशो की बात करते हैं। तो करंट रेशो की बात करें तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या आपके एसेट्स पे कोई फर्क पड़ा? एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या आपकी लायबिलिटीज पे फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? एसेट्स कैसे, लायबिलिटीज कैसे कम हो गई हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक को तो एक कम हुआ तो एक ज्यादा भी तो हो गया। सेम सेम के साथ जाएगा है ना। ये उस टाइम पर था जब डिस्काउंट ना ले। देखो अब कितना क्रिटिकल पॉइंट था। लायबिलिटी थी 100 रुपए की, क्रेडिटर्स की। आपने 100 नहीं पे किया, आपने पे 95 किया है, लेकिन -100 किया है। अब क्रेडिटर डिक्रीज होगा 100 से, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा 95 से। अगर ये डिस्काउंट की बात ना होती ना, तो नो इम्पैक्ट ऑन करंट रेशो। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को? अगर यहां पर डिस्काउंट की बात ना होती तो नो इम्पैक्ट ऑन करंट रेशो, जितनी लायबिलिटी थी उतना बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला, लायबिलिटी कम ज्यादा अमाउंट से हुई, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कम अमाउंट से हुआ, तो आपकी लायबिलिटी में कमी आ जाएगी। जब आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशो इंक्रीज हो जाएगी। आपने जाकर यहां पर इंक्रीज लिख देना। बात समझ आ गई सब बच्चों को? मैंने अपने क्रेडिटर्स को पे करना था 100 रुपया, मेरी लाइबिलिटी में 100 ही शामिल था। ओके। अच्छा, टोटल मेरे पास लाइबिलिटीज थी 200 रुपए की, उसमें अदर लाइबिलिटीज
वो भी 100 रुपए की। बात क्लियर? ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। बाद में क्या हुआ, मैंने ये 100 रुपया पे कर दिया, अब ये क्रेडिटर की बात खत्म हो गई, लेकिन थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया। तो यहां पर ना अदर लाइबिलिटीज में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। लेकिन वो बैंक ओवरड्राफ्ट 100 रुपए से नहीं आ रहा, वो बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 95 से, क्योंकि हमने 5% का डिस्काउंट दिया है। तो मैंने अपने क्रेडिटर को पे 95 रुपीज किए हैं। तो अब जो मेरी टोटल लाइबिलिटीज हो गई हैं वो 195 की हो। तो लाइबिलिटीज में क्या डिक्रीज नहीं आ गया? डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाए तो रेशो इंक्रीज कर जाए। ओके, हो गई बात? अब कोई इशू? इसी तरह से ना आपने इन तमाम रेशोज के बारे में घर में बैठ के ना जरा सुकून से सोचना है, और आपने देखना है कि आपके पास इसका आंसर क्या हो। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये। तो आपने इनको देखना है, लिमिटेशन जस्ट वन टाइम आपने रीड करनी है, मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, कुछ इस अंदाज से रीड कीजिएगा कि इन केस अगर ये आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो आप 4 से 5 लिमिटेशन बता सकें और उसके लिए 2-2 लाइनें भी लिख सकें। गॉट इट? मतलब ये नहीं पूरे पूरे पैसेज नहीं लिखने, लेकिन एट लीस्ट आप उसको ना वो बात एक्सप्लेन कर सकें इन 2 लाइंस, इससे ज्यादा नहीं। गॉट इट? अब ये तो है कंप्लीट, उसने जरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी। जब हम लोग पास्ट पेपर्स करने लगेंगे तो पास्ट पेपर में ये चीजें आएंगी। तो पास्ट पेपर में जैसे ही ये चीजें आएंगी तो वहां पर सजेस्टेड सोल्यूशन भी मौजूद हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म में मौजूद है, हम लोग याद उनको कर लेंगे। आपने इन लिमिटेशंस को जरा अच्छे तरीके से जस्ट रीड कर लेना है, हेडिंग्स वगैरह आपको याद हों कि रेशो एनालिसिस की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, एक छोटा सा बस पॉइंट है हमारे पास, और वो है विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, आप लोगों ने विंडो शॉपिंग का नाम सुना है? क्या होती है विंडो शॉपिंग? खरीदना कुछ नहीं है, आ जाओ मार्केट का चक्कर लगाने चलते हैं। घर में मेहमान आ गए, लाहौर घुमाना था, हमने कहा जो तुम्हें इंपोरियम दिखाते हैं। इंपोरियम लेके चले गए, हर ब्रांड पे जाएंगे। देख यहाँ पे ये शूज 20,000 रुपए का है, ये 25,000 रुपए का है, ये शर्ट यहाँ पे 40,000 रुपए की मिल रही है। वहां पे जाके देखेंगे, टैग शैग देखेंगे, कहीं पे बार्गेनिंग हो वो भी कर लेंगे। किसी पठान की शॉप पे चले गए, उसने कहा भाई 10,000 रुपए का ये कोट है, हमने कहा 1,000 रुपए का देना है। मतलब मजे लेने हैं। इसे कहा जाता है विंडो शॉप। हालांकि जेब में वो 1,000 रुपया भी नहीं होता, लेकिन जाएंगे ब्रांड्स पर जिस पर चीजें 20-25 हजार रुपए के शूज मिलते हैं। ओके, रेशो एनालिसिस कुछ ऐसा है कि इसमें की जाती है विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग मतलब ऐसी ड्रेसिंग जो विंडो में छुप कर की जाए, विंडो ड्रेसिंग बन जाती है। अच्छा, क्या किया जाता है आपको पता है कि बैंक का भी ना अकाउंटिंग एंड होता है। तो अक्सर शायद आपके साथ ये सिचुएशन हुई हो, या आपके फादर के साथ किसी ने ये बात डिस्कस की हो, कि अक्सर बैंकर जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों वो कॉल करते हैं और आपसे कहते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कि भाई साहब आपके पास जितना पैसा है ना सिर्फ 2 दिन के लिए हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, बस 2 दिन बाद सारा निकलवा देना। क्या क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा शो करता है? जस्ट क्लोजिंग बैलेंस को ज्यादा शो करने के लिए ना वो अपने दोस्त अहबाब रिलेटिव्स वगैरह से ना अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी करवा लेते हैं। कहते हैं कि सिर्फ 2 दिन के लिए रख लो, कोई डिडक्शन नहीं होने वाली, 2 दिन बाद निकलवा लेना अपने पैसे कि हमारा अकाउंटिंग रेंट हो जाएगा। और उन दिनों में अगर किसी का कोई पैसा रखा हुआ भी है तो वो उन दिनों में कैश को डिपॉजिट करते हैं। वो जो चेक होता है ना उसको कैश नहीं करते, तो उसके ऊपर जरा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि कैश नहीं दे रहे होते वो लोग, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा शो करने। जैसे ही क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा शो करते हैं तो उनकी पोजीशन बढ़ जाती है, पोजीशन बढ़ जाती है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो कर देते हैं वो लोग। इस चीज को कहा जाता है विंडो ड्रेस। अब जो मैनेजमेंट होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसी ने बनानी है, और उसे पता है कि भाई सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम नहीं चलना, हम लोगों ने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स ही हाई नहीं शो करने,
हमने अपनी रेशोज को भी बेहतर करना है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड ज्यादा सेल्स शो करने के लिए आपको मैं एक तो डिस्काउंट लगा दूंगा, दूसरा क्रेडिट पे सेल्स कर दूंगा। मेरी सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगी, वहां से मेरे रिसीवेबल भी बढ़ जाएंगे। अब आपको पता है, अब इस सोचने वाली बात है, जब मैं सेल्स करूंगा तो कहीं इन्वेंट्री नहीं कम होगी मेरी, तो क्या मेरे एसिड पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। डिस्काउंट की वजह से फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या मैं 100 रुपए की चीज आपको 100 रुपए की दूंगा? मेरी सेलिंग प्राइस तो 130 होगी ना। आपको डिस्काउंट में कितना लगा दूंगा? 10 रुपए का लगा दूंगा। 120 रुपए पर तो दूंगा ना। इन्वेंट्री डिक्रीज करूंगा 100 रुपए से, लेकिन रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा 120 रुपए का। एक तो मेरे रिसीवेबल्स बढ़ गए, मेरे करंट एसेट्स बढ़ गए, दूसरी बात मेरी सेल्स भी बढ़ गई। तो आपने अक्सर देखा होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड अक्सर ब्रांड्स पे सेल लग जाती है। क्यों? अपनी एट द एंड सेल्स को इंक्रीज करने का बहाना है, और ये फैक्टिशियस किया जाता है भाई, इसका एक्चुअल लाइफ से एज सच कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्रेडिटर को पे नहीं करते। जब क्रेडिटर को पे नहीं करते तो लाजिम बात है यहाँ पर कैश का इनफ्लो जो हमारे पास है, जो कैश है हमारे पास, वो ज्यादा शो हो रहा होता है। जितने हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उनको कैश डिस्काउंट ऑफर करवा देते हैं। जैसे ही कैश डिस्काउंट ऑफर करवाते हैं वो हमें पेमेंट कर देते हैं, रिसीवेबल कम हो जाते हैं, कैश का बैलेंस इंक्रीज कर जाता है हमारा। हमारी जो कैश पोजीशन है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब बनाते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है उसके ऊपर कि भैया आपके पास कैश वगैरह मौजूद है, आप एक स्ट्रांग पोजीशन पर मौजूद हैं। इस किस्म के कामों को कहा जाता है विंडो ड्रेस। ऑलराइट, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। अब जरा पढ़ते हैं, कहते हैं वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस। उसने पहले ही बात कर दी है, अनएथिकल प्रैक्टिस है क्या? लाइक विंडो ड्रेसिंग व्हाइल इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विंडो ड्रेसिंग इज द adoption of the rules and practices to present financial statement in a way that business situation appears better than it actually is. This manipulates the financial information and misleads the users of financial statements. अब उसके लिए उसने क्या कहा? Some of the ways in the financial statement may be manipulated इंक्लूडिंग विंडो ड्रेसिंग किस किस तरह से की जा सकती है। तो उसके लिए उस भाई साहब ने कुछ आपको एग्जांपल दी हैं जो फ्यूचर में आपके काम आ जाएंगे। वैसे वो आपको रोक रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि ये काम कर लेना। तो ये विंडो ड्रेसिंग कैसे? डिले इन पेइंग सप्लायर सो दैट द पीरियड एंड कैश बैलेंसेस अपीयर्स हायर। दूसरा, यूजिंग लोअर एस्टिमेट्स फॉर अलाउंसेस फॉर। अब जैसे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कम मैं जाके रिकॉर्ड करूंगा, लोअर एस्टिमेट लगाऊंगा, तो मेरे रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। रिसीवेबल के बढ़ने से करंट एसिड बढ़ गए, करंट एसिड के बढ़ने से करंट रेशियो इंक्रीज कर जाएगी, और वो जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर होती है। क्लियर? फिर क्या? कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर्स दैट वुड नॉर्मली बी चार्ज्ड टू एक्सपेंसेस टू इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है, एक्सपेंस चार्ज करते तो प्रॉफिट कम हो जाता, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती, आपने जाके उसको कैपिटलाइज कर दिया। जब कैपिटलाइज किया तो प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा। ओके, आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं। देन offer customers an early shipment discount, thereby accelerating revenues from a future periods into the current period. अब प्रीवियस ईयर में आपको पता था कि आपकी सेल्स हुई थी सपोज 5 मिलियन की, और अभी आपको पता है कि यार इस साल तो अभी तक 5 मिलियन ही नहीं हुआ। एटलीस्ट अगर ज्यादा ना सही तो 5 मिलियन तो होना चाहिए ना प्रीवियस साल के बराबर। आपने उनको डिस्काउंट ऑफर करवा दिया अपनी सेल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो जैसे डिस्काउंट ऑफर करवाओगे आपकी सेल, अब देखो जैसे ही ये लोग सेल लगाते हैं ब्रांड्स वाले, कितना रश हो जाता है। और नॉर्मल डेज में जाओ तो शायद एक दिन में एक कस्टमर जाता होगा, बहुत फर्क पड़ जाता है इनसे। तो सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो आप टारगेट को अचीव कर जाते हो। नेक्स्ट देखें, कहते हैं लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ। और भाई
अब देखो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट डाल दो। जो पहले यूजफुल लाइफ, भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट की इजाजत तो थी ना, गलती भी नहीं कर रहे। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट डाल दो। अगर आपने एसिड को डेप्रिशिएट करना था 3 साल के लिए, कह दो भाई इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है। जैसे ही आप उसको 10 साल करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम अब देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज हो गया, IAS 16 भी फॉलो हो गया, हमारा भी काम हो गया। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये कहलाती है विंडो ड्रेसिंग। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 20। तो यहां पर वो कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। तो अब देखें, इसके मुताबिक उसने कौन कौन सी डिस्कस की। ये हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल वर्सेस करंट कॉस्ट, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट एंड एग्रीगेशन। तो इनको जैसे रीड करोगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी, ये ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं। रेशो एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रैक्टिस सेशन है, क्या हम लोग रेशो एनालिसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपने सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके आना है, आपने कोई कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नहीं सॉल्व करना, आपने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करके आना है। और इससे पहले इसकी जो जो छोटी छोटी एग्जांपल थी, आपने वो सॉल्व करके आनी है, और फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।